स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी गया जी चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे बजट 2026-27 बिहार सहित और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बिहार सहित का बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आज। तो हम लोग जैसा कि पहला वीडियो में ये प्रमुख नियुक्ति और नोबेल पुरस्कार और भारत वन स्थिति रिपोर्ट कर चुके थे, और सेकंड वीडियो में जो लोग भी आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बजट का और आर्थिक सर्वेक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी का करंट अफेयर्स है, आप लोग जरूर एक बार करें। जो लोग भी एसपीडी कर रहे हैं ऐसे ज्ञान बिंदु का आप लोग प्रेफर कीजिए एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा सा बना के दिया गया है काफ़ी कम पेजों में। तो एक बार कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2026-27 का बिहार से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये वार्षिक वित्तीय विवरण। रेन गेज क्या होता है? इनके इनके अनुसार आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान है और कुछ खर्चों को करने तथा प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतीकरण है। कह रहा है कि रेन गेज के अनुसार आधुनिक जो कि मॉडर्न स्टेट में बजट को जो सार्वजनिक प्राप्तियों खर्चों का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है और कुल खर्चों को करने में तथा प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतीकरण करना है। ब्रिटिश परंपरा। बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1733 में व्यंग्य रचना में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट रॉबर्ट वाल पोल के ओपनिंग द बजट नामक वित्तीय योजना के विरोध में किया जाता था। अर्थ इसका क्या है? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला या झोला। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि बजट को ये क्या बोलते हैं, चमड़े का छोटा थैला। संवैधानिक प्रावधान एक बार देख लेंगे। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट का शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारे संविधान है उसमें बजट का उल्लेख नहीं किया हुआ है। इसके स्थान पे आपका वार्षिक वितरण विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का, फाइनेंस का। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 109, आर्टिकल 109 में क्या बोलता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। इसमें मनी बिल के संबंध में कुछ प्रक्रिया बताया हुआ है। और आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा, धन विधेयकों की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण का केंद्रीय बजट। अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग है। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। विषय बजट में सरकार के अनुमानित खर्चों के साथ पिछले वित्त वर्षों के वास्तविक आय और व्यय का अनुमान रहता है। भारतीय बजट ऐतिहासिक प्रावधान। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को। इसे ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले। आज़ादी के बाद हम लोग देखेंगे देश का पहला बजट आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेट्टी ने पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को। और गणतंत्र के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पेश किया था। जॉन मथाई ने गणतंत्र के बाद पहला बजट भारत का 7 अप्रैल 1860 को इनके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। और आज़ादी के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र के बाद पहला बजट आपका ये 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई, उस टाइम के जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा पेश किया गया था। हलवा सेरेमनी क्या होता है? बजट छपने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। बजट छपने की प्रक्रिया के शुरू होने के पहले क्या होता है? हलवा सेरेमनी होती है। इसके बाद बजट से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी बजट पेश होने तक मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पूरी तरह बंद रहते हैं, ताकि कोई जानकारी लीक ना हो। नॉर्थ ब्लॉक में किसमें बंद रहते हैं? नॉर्थ ब्लॉक में, जो कि मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में होता है। आम बजट और रेल बजट में क्या अंतर है? तो देखेंगे आम बजट और रेल बजट का। एक वर्ग समिति, यानी कि एक वर्ग कमेटी, इसको ऐसे लिखते हैं, एक वर्ग कमेटी। काफी बार एग्जाम में कमेटी पूछा गया है। इसकी सिफारिश 1924 में रेल बजट के सामान्य सरकारी वित्त से अलग करके दिया गया। एक वर्ग कमेटी क्या है? इसकी सिफारिश पर सन 1924 में रेल बजट को समान सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया। रेल बजट को 1924 में समान सरकारी वित्त से अलग किया गया एक वर्ग कमेटी से। विवेक देवराय कमेटी, इस सिफारिश की पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 को
रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश कर 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किया। तो वित्त मंत्री उस टाइम के थे अरुण जेटली, जो कि 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश कर 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किया। अब सामान्य परिचय देखेंगे। बजट पेश 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को 11 बजे। भारतीय इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट रविवार यानी कि संडे को प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2026 को। रिकॉर्ड, निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बार बजट पेश करके मोरारजी देसाई लगातार 6 बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सबसे ज़्यादा निर्मला सीतारमण ने 9 बार बजट पेश किया है। उसके बाद आपका ये मोरारजी देसाई, हालांकि सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के पास ही है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि मोरारजी देसाई लगातार 6 बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के पास है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि निर्मला सीतारमण ने अभी 9 बार बजट पेश किया है और लगातार 6 बार, ऐसे मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार किया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बार किया है। और ऐसे मोरारजी देसाई ने 10 बार किए, लेकिन लगातार नहीं किए हैं, लगातार 6 बार ही किए हैं, ऐसे 10 बार किए हैं। भवन, नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया पहला बजट था कर्तव्य भवन में। यह बजट युवा शक्ति को समर्पित है। यह बजट समर्पित किसको है? ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो युवा शक्ति, और कहाँ किया गया? तो कर्तव्य भवन में। भाग 1 में देखेंगे केंद्रीय बजट का 2026-27 का लक्ष्य इसका क्या है? आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत @2047 के विजन पर केंद्रित है। लक्ष्य पूर्ति के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया गया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया गया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक अस्थायी समिति बनाई जाएगी, जो विकसित भारत के प्रमुख कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी। 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है। समिति एआई एवं अनुभर्ती तकनीकों द्वारा आधारित नौकरियों एवं कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन करेगी। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026। युवा शक्ति क्या है आपका? तो यह बजट खास तौर पर युवाओं के नेतृत्व पर आधारित है। इसमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से मिले नीतिगत सुझावों को शामिल किया गया है। ग्रीन इकोनॉमी, यह युवाओं को केवल लाभार्थी के तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी के मुख्य निर्माता के रूप में देखता है। ग्रीन इकोनॉमी के अगर पूछे तो आपका ये हो सकता है कि ये होगा, आपको ये कथन वाला निष्कर्ष देके युवा शक्ति के बारे में और ग्रीन इकोनॉमी के बारे में उसमें डाल देगा, और उसी से यहाँ पर से एमसीक्यू बन सकता है। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? तो यह युवाओं को केवल लाभार्थी के तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी के मुख्य निर्माता के रूप में देखता है। सरकार का क्या संकल्प रहा है वो देखेंगे। तो संकल्प है किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए 3 कर्तव्यों की प्रेरणा लिया गया है। पहला कर्तव्य क्या है आपका? उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि भारत के समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सकें। तीसरा कर्तव्य क्या है? सबका साथ सबका विकास के साथ यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। पहला कर्तव्य आर्थिक समृद्धि को तेज और सतत रखना। देखेंगे इसके बारे में क्या क्या इसमें दिया गया है। जो इसके अंतर्गत आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य है वायो फार्मा शक्ति। क्या है? वायो फार्मा शक्ति मिशन। भारत को वैश्विक वायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा, यानी कि खर्च किया जाएगा। इसमें 3 नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे नीटस के द्वारा। नेशनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर। तो सबसे पहला मिशन है वायो फार्मा शक्ति मिशन, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 5 वर्षों में। सेकंड है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर युवा शक्ति के माध्यम में। पहला कर्तव्य है युवा शक्ति, सरकार का संकल्प है, और पहला कर्तव्य है बायो फार्मा शक्ति मिशन को लॉन्च करना, क्योंकि 5 वर्षों में 10,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान किया गया है। और सेकंड है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0, उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टेक इंडिया IP डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को
मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 शुरू किया जाएगा। तो फुल स्टैक इंडिया बनाने के लिए। सेकंड आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। थर्ड में है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS अप्रैल 2025 में शुरू की गई। इस योजना के परिव्यय को 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। रेयर अर्थ मेटल गलियारा खनन प्रसंस्करण अनुसंधान विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को सहायता प्रदान किया जाएगा। किसे किसे प्रदान किया जाएगा रेयर अर्थ मेटल के लिए? रेयर अर्थ, देखिए ये रेयर अर्थ मेटल से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत न्यूज में रहता है रेयर अर्थ मेटल। उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। कंटेनर विनिर्माण योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु 10,000 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। केमिकल पार्क घरेलू रसायन उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जाएगी। तो केमिकल पार्क में क्या है कि घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट निर्भरता को घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई गई। तो पहला आपका ये टेक्सटाइल सेक्टर में इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इससे वैश्विक बाजार संबंधता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। सेकंड में आपका राष्ट्रीय फाइबर योजना रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण। टेक्स इको पहल वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र परिधानों को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2.0 उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 क्या चीज बोल रहा है? उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए। फिर है आपका विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित एवं वैश्विक क्षमता बढ़ाने हेतु मिशन शुरू किया जाएगा। जो भी विरासत से औद्योगिक क्लस्टर चली आ रही है, जैसे कि चूड़ी बनाना हो गया, चमड़े का जूता बनाना हो गया, चैंपियंस MSME का सृजन। MSME को विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया। आप लोग बताइए MSME का मंत्री अभी कौन है? तो MSME का मंत्री अभी जीतन राम मांझी है, जो कि गया लोकसभा से सांसद हैं। SME का विकास निधि चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित 10,000 करोड़ की SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विकास की निधि शुरू की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत निधि वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में 200 करोड़ का टॉपअप किया जाएगा। नगदी सहायता ट्रेड्स तो ट्रेड्स के साथ MSME को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसके लिए 4 उपाय किए जाएंगे। अनिवार्य ट्रेड्स का उपयोग, CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी की सहायता, जेम ट्रेड्स का एकीकरण, द्वितीयक बाजार समिति विकास, कॉर्पोरेट मित्र पेशेवर सहायता। टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कॉरिडोर विकसित करने के लिए ICAI, ICSI, ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचना की गति, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कैपेक्स। पहला आपका अवसंरचना की गति में बहुयामी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के हेतु वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा, जो GDP का लगभग 3.1% है। माल गलियारा पूर्वी भारत में डानकुनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे। थर्ड है जल मार्ग और कनेक्टिविटी। तालचेर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों के प्रादीप और धम्रोपत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में नेशनल वाटर वे 5 शुरू किया जाएगा। जहाज मरम्मत अंतरदेशीय जल मार्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिहार स्पेशल से कि जहाज मरम्मत अंतरदेशीय जल मार्गों को जरूरत को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। पोत परिवहन अंतरदेशीय
जल मार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजीएफ योजना परिचालकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान बीजीएफ योजना शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर, कार्बन कैप्चर क्या है? कार्बन कैप्चर तो विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों कार्बन कैप्चर के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। कार्बन कैप्चर में क्या क्या आता है? विद्युत, इस्पात यानी कि लोहा, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों कार्बन कैप्चर के लिए अगले 5 वर्षों में कितना? 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। शहरी आर्थिक क्षेत्र आवंटन, शहर आर्थिक क्षेत्र के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 5,000 करोड़ आवंटन की जाएगी। रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र में देखेंगे 98% कवरेज, परिसंपत्तियों को बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख विशेषताएं हैं। समिति का गठन वित्तीय क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का प्रस्ताव किया गया है। एनबीएफसी का पुनर्गठन, एनबीएफसी में सुधार करके उद्देश्य से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का एक अपशिष्ट प्रस्ताव है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या है? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्डों का पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने का और 100 करोड़ से रुपये का प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव। व्यापार करने की सुगमता, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं योजना के लिए समग्र निवेश सीमा को वर्तमान के 10% से 24% तथा व्यक्तिगत पीआरओ के लिए निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियां, सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। दूसरा कर्तव्य, पहला कर्तव्य हम लोग देख लिए, अब दूसरा कर्तव्य देखेंगे। आकांक्षाएं पूर्ति और क्षमता निर्माण में सेवा क्षेत्र और मानव पूंजी सामाजिक गतिशीलता के दोहरे इंजन है। इसे प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। तो गरीबी, पहला गरीबी है आपका। सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्यापक गरीबी के ऊपर उठ गए हैं। सेवा क्षेत्र लक्ष्य, एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति को वर्ष 2047 तक सेवाओं में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। चिकित्सा मूल पर्यटन, भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। आयुष, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत न्यूज में रहता है ये आयुष, और हैवी न्यूज में रहने लायक, क्योंकि आयुष एक ऐसा है कि जो भी पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे आयुष के द्वारा। जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको यहाँ से MCQ पूछ सकता है कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन कहाँ किया जाएगा? तो आपका जामनगर, जो कि जामनगर कहाँ है आपका? जामनगर गुजरात में है। तो यहाँ WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन किया जाएगा, यानी कि खोला जाएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित कर रही है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 20 लाख रोजगार सृजित करना है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन जो कि कार्टून्स वगैरह हम लोग देखते हैं, विजुअल इफेक्ट्स हो गया, गेमिंग हो गया, और कॉमिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित कर रही है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030, लक्ष्य वर्ष पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य वर्ष कितना है? इसका लक्ष्य वर्ष 2030 है और 20 लाख रोजगार सृजित करना इनका लक्ष्य है। पशुपालन में देखिएगा, पशुधन कृषि आय का लगभग 16% योगदान देता है। कृषि में 16% योगदान देता है पशुपालन। सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। विश्वविद्यालय टाउनशिप, अब देखेंगे विश्वविद्यालय टाउनशिप, तो बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण होगा। कहाँ होगा? तो बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास, यानी कि जो बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं जहाँ पर लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, वहाँ पर 5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा।
महिला छात्रावास VGF की सहायता से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। खगोल विज्ञान, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। खगोल विज्ञान में नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। पर्यटन विभाग में देखेंगे तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों को डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। ट्रैकिंग और हाइकिंग, इसके लिए सतत परिवेश तंत्र विकसित किया जा रहा है। माउंटेन ट्रेल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाटी, अराक्कू घाटी और पश्चिमी घाट में पोथी घाई मलाई में माउंटेन ट्रेल विकसित किया जाएगा। कहाँ कहाँ? अराक्कू घाटी और पश्चिमी घाट में पोधी गई। पूर्वी घाट में अराक्कू घाटी और देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी घाटी में अराक्कू घाटी, पूर्वी घाटी इसको बोलते हैं ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में क्या अराक्कू, अराक्कू घाटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अराक्कू वैली और वेस्टर्न घाट में पोधी गई मलाई में। टर्टल ट्रेल्स, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के आसपास टर्टल ट्रेल्स। बर्ड वाचिंग ट्रेल्स, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुल्लिकट झील के किनारे। बर्ड वाचिंग ट्रेल्स कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुल्लिकट लेक, पुल्लिकट लेक के किनारे। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चलानूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन, खेल कूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू की जाएगी। तो ये वाला आप लोग इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। आप लोग देखिए कि लोथल कहाँ? गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, आदि चन्नालूर शायद ये कमेंट में आप लोग बताइए। जैसे सारनाथ यूपी में, हस्तिनापुर भी शायद यूपी में है और लेह तो आपका ये कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया। तो ये अभी बजट में है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कहाँ है, या इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो भी यहाँ दिया लोथल इंपॉर्टेंट एकदम हो जाएगा। ये लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी ये जरूर देखिएगा। आदि चन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस के बारे में खेलो इंडिया मिशन है, तो खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। अब आएंगे हम लोग तीसरा कर्तव्य। पहला कर्तव्य पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा कर्तव्य देख लिए और तीसरा कर्तव्य देखेंगे। तो तीसरा कर्तव्य है क्या? सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबसे सबसे साथ सबका साथ सबका विकास के विजन के अनुरूप है। इसके लिए निम्नलिखित लक्षित प्रयास किए जाने हैं। किसानों की, पहला है किसानों की आय को बढ़ाना। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछा है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये कथन वाला क्वेश्चन में देता है, तो ऑप्शन दे देगा आपका। ये किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों की एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च मूल्य वाली कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी, जैसे कि नारियल संवर्धन योजना, तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता देगी। अगर के पेड़, अगर के पेड़ देखिए ये भी देख लीजिएगा। पूर्वोत्तर यानी कि ईस्टर्न में पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों का प्रोत्साहन। काजू और कोको, वर्ष 2030 के तक भारतीय काजू और कोको का वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। चंदन लकड़ी, परितंत्र की गरिमा को, पुष्पा वाला देखिए, पुष्पा से भी रिलेटेड है क्वेश्चन भाई। परितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु चंदन लकड़ी के उत्पादन और कटाई उपरांत प्रसंस्करण का प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत विस्तार, यह एक भारत विस्तार क्या है? यह एक बहुभाषीय एआई टूल है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है आपका। तो भारत विस्तार क्या है? देखिए हम जो बोल रहे हैं पक्का एमसीक्यू यहाँ से बनता है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन रहता है बस आप लोग थोड़ा सा ये बार बार थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, पढ़िए उसको बार बार, तब आपका मन में रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, बट ध्यान से निकल जाता है। ठीक है, देखिए तो भारत विस्तार क्या है? तो भारत स्तर एक एआई टूल है जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए आईसीएआर इंडियन, ये आईसीएआर क्या है? पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया। एग्री स्टैक पोर्टल, सी पोर्टल, देखिए ये भी काफी क्वेश्चन एमसीक्यू से बना है। सी पोर्टल एग्जाम में पूछा भी गया है। लखपति दीदी कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में सी मोटर्स स्थापित किए जाएंगे। दिव्या गंजन कौशल दिव्यांग दिव्यांग जन कौशल योजना, यह आईटी, एनिमेशन, गेमिंग, व्यक्तिगत खाद्य एवं पेय जैसे कार्योन्मुख क्षेत्रों में उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना। दिव्यांग सहारा योजना, इसके अंतर्गत सरकार अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
के समर्थन करेगी। निमहांस 2, ये देखिए ये भी न्यूज में रहा है काफी। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थापना की जाएगी। 16वां वित्त आयोग एक बार देख लेंगे। तो 16वां वित्त आयोग का रिपोर्ट दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। प्रतिशत सरकार ने राज्यों को केंद्रीय करों का 41% का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण बनाए रखने की आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। राशि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2026-27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। और 16वां वित्त आयोग किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। 16वां वित्त आयोग भाग 2 में आप अब देखेंगे कुछ आंकड़े, जो कि सबसे पहले है राजकोषीय आंकड़े। देखिए बजट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। तो जो भी बजट से दो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा भाई। कोई भी एग्जाम में बजट से 2 क्वेश्चन रहता है, या इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन तो देगा ही देगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो चाहते हैं कि आप मेरिट से बाहर नहीं हो, आपका वो 2 क्वेश्चन सही हो। एक बार बजट को बस एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लें, बाकी आपका मन में हो जाएगा, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बस 2x में 2 बार या 3 बार वीडियो को देख लेना है, कभी भी टाइम निकाल कर, ठीक है। तो बजट का आकार क्या था इस बार, तो 53.47 लाख करोड़ था। 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक। कितना था, 7.7% से अधिक। तो 2025-26 के अनुसार ये 26-27 का है 53.47 लाख करोड़। तो प्रमुख आंकड़े में है राजस्व प्राप्तियां सबसे पहली, जो कि रेवेन्यू से क्या क्या आया है। तो राजस्व प्राप्तियां हैं आपका ये 3 लाख, ये 24-25 का दिया हुआ है 3,03,000। बजट अनुमान 25-26 का 34 लाख हो गया, और 25-26 का 33 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10। ये 26-27 का आपका 35,33,150 करोड़। पूंजी से आपका 18 लाख करोड़। कुल प्राप्ति कितना हुआ, 53,47 करोड़। तो देखिए रेवेन्यू प्लस पूंजी हो गया आपका ये मिलाकर 53,47,000 करोड़। अब एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो कुल एक्सपेंडिचर है 53,47,000। प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,000 करोड़। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट में 5,92,000 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा 99,000 करोड़। राजकोषीय घाटा 16,95,000 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 2,91,000 करोड़। तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ये कुल प्राप्तियां 53,47,315 करोड़। आपका पूरा डाटा भी पूछ सकता है, या थोड़ा सा भी डाटा पूछ सकता है, या तो पूरा भी पूछ सकता है एग्जाम में। 53,47,315 इसको हम रट लेना है, 53,47,315 53,47,315 2026-27 का पिछले बार से 7.7% अधिक रहा है 2025-26 से। और कुल व्यय तो ये होगा ही। और एक बार ये देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं ये, हाँ प्रभावी ये रेवेन्यू डेफिसिट देख लीजिएगा, तो 5,92,000 करोड़। और ये प्रभावी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलेंगे प्रभावी को बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये प्राथमिक घाटा हो गया आपका। तो इसमें देखेंगे कुल प्राप्तियां, तो 53,47,000 करोड़। 2025-26 के संशोधित अनुमान कितना था, 49,64,000 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हो गया, राजस्व प्राप्तियां हो गया, ये कुल व्यय हो गया। अभी हम लोग देखें पैराग्राफ में, ये राजस्व से व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय प्रभावी पूंजीगत 17 लाख। और ये घाटे का रुझान है, इसका दिया हुआ ये ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ को एक बार समझ देख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा। अभी हम लोग देखें वो चार्ट जो ये वाला चार्ट जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, बाकी तो सब वही है। इसके बाद देखेंगे इधर प्रभावी प्रमुख पदों में भी है, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो 26-27 बजट अनुमान में 53,47,315 करोड़। तो ब्याज जो कि 14,03,000 करोड़ जाएगा। परिवहन विभाग में जाएगा आपका ब्याज मतलब इंटरेस्ट, परिवहन में ट्रांसपोर्ट में जाएगा आपका ये 5,98,000 करोड़। रक्षा डिफेंस में जाएगा 5,94,000 करोड़। सब्सिडी में जाएगा आपका 4,10,000 करोड़। सब्सिडी जो मिलता है, गैस पे सब्सिडी मिलता है, और ये जो भी चीज़ पर सब्सिडी, जो मशीन हम लोग खरीदते हैं उस पर सब्सिडी सरकार देती है, उसमें 4,10,000 करोड़ रुपया खर्च होगी। पेंशन सबसे बड़ा पेंशन देखिए, पेंशन भी हो जाता है 2,96,000 करोड़ रुपया पेंशन में खर्चा होगा। ग्रामीण विकास के लिए, विलेज डेवलपमेंट के लिए 2,73,000 करोड़ रुपया। गृह संघ राज्य क्षेत्रों सहित 2,55,000 करोड़। कृषि में 1,62,000 करोड़। शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा में 1,39,000 करोड़। ऊर्जा में 1,09,000 करोड़। स्वास्थ्य में 1 लाख करोड़।
शहरी विकास में 85,000 करोड़, IT में 74,000 करोड़, वाणिज्यक में 70,000 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए 62,000 करोड़, वैज्ञानिक विभाग में 55,000 करोड़। देखिए वैज्ञानिक में बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है जो स्पेस में खर्च होती है, 55,756 करोड़। कर प्रशासन टैक्स में आपका 45,000, विदेशी मामले 22,000 करोड़, वित्त में 20,000 करोड़, पूर्वोत्तर राज्य का विकास के लिए 6,812 करोड़। अन्न आपका हो गया ये 5,56,000 करोड़ अन्न में। प्रमुख पदों में व्यय है ये। केंद्रीय राजस्व का व्यय रुपया आता है उधार और अन्य देयताओं। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय रुपया आता है, उधार और अन्य देयताएं 24 पैसे, उधार से आता है 24 पैसा रुपया, जीएसटी और अन्य कर से आता है 18 पैसे, आय कर से आता है इनकम टैक्स से 21 पैसे। 21 पैसे का मतलब समझ रहे हैं, अगर 100 रुपया है तो उसमें 21 रुपया। इसमें निगम कर में 4 पैसे आता है निगम कर से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसे आता है, कर विहीन प्राप्तियों से 15 पैसे, सीमा शुल्क स्टैंप ड्यूटी से 10 पैसे आता है, ऋण विहीन पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसे आता है। रुपया जाता कहाँ, तो टैक्स में जाता है आपका 22 पैसे। टैक्स में कितना रहा है आपका, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे जाता है। वित्त आयोग का अंतरण 7 पैसा, केंद्र प्रायोजित योजना में 8 पैसा जाता है, ब्याज चुकाने के लिए 20 पैसा जाता है, रक्षा में 11 पैसा खर्चा है। प्रमुख आर्थिक रक्षा में जैसे कि 1 करोड़ है तो 11 करोड़ डिफेंस में खर्चा है। प्रमुख आर्थिक सहायता 6 पैसा खर्चा है, पेंशन में 2 पैसा है, अन्न में 7 पैसा है। कर प्राप्तियों में रुझान, कर प्राप्तियों का रुझान जीडीपी का प्रतिशत संकलन दिया गया है, तो सकल का राजस्व प्रत्यक्ष कर है। एक बार इसको देख लीजिए ग्राफ का। अब देखेंगे हम लोग ये रेल बजट के बारे में। रेल बजट, तो रेल बजट एक नज़र में है, ये लिखा हुआ है। तो निवल राजस्व में करोड़, संचालन का परिमाण है और ये परिचालन का अनुपात है। इसका एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, देख लीजिए क्या है नहीं है रेल बजट। ऐसे रेल बजट से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। राजकोषीय समाकेल, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो बजट 2026-27 के लिए लक्ष्य जीडीपी का 4.3% किया गया है, जो उसे 4.5% से नीचे घटाने की लक्ष्य रेखा की अनुरूप है। यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4% से बेहतर दर्शाता है। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित के लिए नेट मार्केट उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है, जबकि सकल उधारी 17.2 लाख करोड़ है और शेष राशि लघु बजट तथा अन्य शर्तों के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऋण जीडीपी अनुपात, राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में केंद्र सरकार वर्ष 2020-21 तक 51% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य होगी। ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 जीडीपी में 55.26% रहने का अनुमान है। और हाँ दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप लोग पीडीएफ से भी एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो भी 1 आध बार देख लीजिएगा, सही रहेगा। तो संशोधित अनुमान ये है, गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसे केंद्र में निवल प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। ये बजट का अनुमान 2026-27 का दिया हुआ है। तो बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नाम मात्र जीडीपी वृद्धि 10.5% है और वास्तविक जीडीपी लगभग 7% अनुमानित की गई है। वर्ष 2026-27 के लिए गैर ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ रुपया है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों के अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। निवल राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बराधिकारी 11.7 लाख करोड़ है। कर प्रबंधन टैक्स रिफॉर्म के बारे में देख लेंगे एक बार। तो नया आयकर अधिनियम आया है, तो आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। तो जीवन जीने की सुगमता, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले ब्याज पर व्यक्ति को आयकर में छूट। कह रहा है कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्तियों के आयकर में छूट होगा। विदेश टूर प्रोग्राम पैकेजों की बिक्री पर टीसीएस दर वर्तमान 5% और 20% से कम कर बिना किसी तय धनराशि पर 2% करना इसका लक्ष्य है। लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम एलआरएस के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करना। रिटर्न में संशोधन की तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक मामूली शुल्क भुगतान के साथ संशोधन की सुविधा दिया गया। संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर को बढ़ाकर 31 मार्च की गई। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संशोधन रिटर्न के लिए समय सीमा मामूली शुल्क भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय एवं संपत्ति की घोषणा के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट की योजना। सहकारिता में दूध, तिलहन, फल एवं सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशु चारों और बिनौली की आपूर्ति करने वाले तक भी किया गया है। आईटी क्षेत्र को सहायता मिलेगा। सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं
ज्ञान प्रक्रियाओं, आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं 15.5% की एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत की जाएगी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। डेटा सेंटर सेवाओं, भारत के से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव। भारत से डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को लागत पर 15% की सुरक्षित छूट प्रदान करना। अन्य कर प्रस्ताव। वाई वैक्स के कराधान में कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% से गैर कॉर्पोरेट के लिए 20-30% तक होगा। एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के लिए विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों का तर्क संगत बनाते हुए 2% तक किया जाएगा। तेंदुपत्ते पर 5% की दर घटाकर 2% किया जाएगा। वायदा सौदों पर ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी और मौजूदा 0.1% 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर लगेगा। मैट का अंतिम कर बनाया जाने का प्रस्ताव है, इसीलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई और क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर। निर्यात हेतु सी फूड उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल किए गए विशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा को एफओवी वैल्यू के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाएगा। बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेलों का निर्माण हेतु इस्तेमाल में आने वाली पूंजीगत सामग्रियों के लिए मूलभूत सीमा शुल्क की छूट कर का विस्तार होगा। सोलर ग्लास का निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट, देखिए सोलर ग्लास का सोडियम एंटीमोनेट इस्तेमाल होता है, उसका आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट मिलेगी। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक विस्तार किया जाएगा। असैनिक प्रशिक्षण एवं अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कल पुर्जों मूलभूत पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रख रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जे को निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% लक्ष्य किया जाएगा। 17 दवाओं वस्तुओं को मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौधे, पशु और अन्य वन जीव उत्पादों जो निश्चित कार्गो का 70% होता है के संशोधन शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक संचालन के रूप